मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को जमा वही सका है जो यहाँ के जातीय समीकरण को बेहतर ढंग से साध पाया है। यहाँ किसी दल का राजनीतिक कौशल इस बात से परखा जाता है कि वो यहाँ के जातीय ताने बाने की कितनी समझ रखता है, वरना तो यहाँ एक से एक धुरंधर आए भी और यहाँ के सियासी अखाड़े में शिकस्त खाकर लौट भी गए। उत्तर प्रदेश में 2022 की विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी का जिस ढंग से कमबैक हुआ है, उससे बीजेपी के थिंक टैंक्स या रणनीतिकारों का लोहा मनवाया है। यूपी की सत्ता में योगी सरकार ने अपनी दूसरी पारी का कामकाज संभाल लिया है। 52 मंत्रियों की शपथ हो चुकी है और उसमें जो चेहरे चुन चुन कर लाए गए हैं वो खासे चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अब की बार इनमें 2/3 नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इनमें मंत्रियों के चयन में जो संतुलन दिखाई दे रहा है, उससे साफ तौर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी यूपी में खूब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। किसी जाति वर्ग को नाराज नहीं किया गया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण 2024 में होने वाले आम चुनाव को भी माना जा रहा है। ऐसे में किसी वर्ग का नाराज रह जाना बीजेपी के लिए आगे परेशानी का सबब बन सकता है। लिहाजा जाहिर है बीजेपी के थिंक टैंक्स ने बहुत मंथन के बाद ही मंत्री पद के लिए चेहरों का चयन किया है। इस कैबिनेट में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी नजर आता है और वो ये है कि योगी सरकार में हैवीवेट नामों की जगह उनको ज्यादा तवज्जो दी गई है, भविष्य के समीकरणों को फिट कर पाने में उपयोगी साबित हों। इन कुछ तरह के एक्सपेरिमेंट्स में से एक हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें सिराथू सीट से हार तो मिली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। माना जा रहा है कि मौर्य ने अपनी सीट भले ही गंवा दी हो, लेकिन बीजेपी के मुताबिक उनका प्रभाव पिछड़ा वर्ग समाज में अच्छा खासा है, जिसकी जरूरत पार्टी को 2024 के आम चुनाव में भी पड़ने वाली है। दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर पिछली बार की ही तरह इस बार भी एक ब्राह्मण चेहरे को ही ब्रजेश पाठक के तौर पर जगह दी गई है। ब्रजेश पाठक ने पिछले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह ली है। दिनेश शर्मा को लेकर एक बात खूब चर्चाओं में रही कि उन्होंने 2017 के रायबरेली के ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों के हत्याकांड और उसके बाद बिकरू कांड के बाद ब्राह्मण समाज में फैले रोष में ज्यादा प्रभावी भूमिका नहीं निभाई, जबकि उनकी जगह ब्रजेश पाठक ने दोनों ही मौकों पर ब्राह्मणों की नाराजगी को ठंडा करने में काफी हद तक कामयाब रहे, जिसका सकारात्मक असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया और उन्हें इनाम के तौर पर इस बार डिप्टी सीएम बना दिया गया। सरकार में जातीय समीकरणों को संतुलित करते हुए इस बार बीजेपी ने सोच समझकर फैसले किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी कमजोर पकड़ को देखते हुए वहां पर अपना प्रभाव जमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लिहाजा मंत्री परिषद में सबसे ज्यादा 16 मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बनाए गए हैं। इनमें भी 5 जाट चेहरों को ही जगह दी गई है, जिनमें से 2 को कैबिनेट में भी शामिल किया गया। इसके अलावा प्रदेश की आबादी में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखती है। ऐसे में बीजेपी ने मंत्री पद के लिए चुने गए कुल चेहरों में से 40% पिछड़े वर्ग से ही रखे हैं और उनमें से ज्यादातर को पिछड़े वर्ग से मौका दिया गया है। कैबिनेट में महिलाओं और जाटव समाज का भी पूरा ध्यान रखा गया। मंत्रिपरिषद में 5 महिलाओं को जगह दी गई है, जिनमें 3 महिलाएं दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं। ब्राह्मण समाज की बात करें तो इस बार मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मण चेहरों को जगह मिली है। 6 मंत्री ठाकुर समाज से, 8 मंत्री एससी वर्ग से, 2 भूमिहार जबकि कायस्थ समाज से 1 चेहरे को जगह मिली है। गौरतलब है कि शपथ लेने वाले मंत्रियों में से 18 को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 14 मंत्री स्वतंत्र प्रभार जबकि 20 ने राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ ली थी। इनमें जातीय संतुलन को जिस ढंग से बैठाया गया है, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक समझ और उसके कौशल को समझा जा सकता है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी ने ये सारी कसरत 2024 के आम चुनाव को देखते हुए ही की है। ऐसे में ये समीकरण और जातीय संतुलन
उस वक्त कितने कारगर सिद्ध होते हैं वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।